सड़क पर खड़ी रोना को एक शनासा चेहरा नजर आया और वो गुमसुम हो गई। रफी ने आगे बढ़कर इसको सोचों के असर से निकाल लिया। वो इसकी सहेली सोफिया का क्लास फेलो था। वो इसे कह रहा था कि ये तुम हो रोना, मैं तो तुमको पहली नजर में पहचान भी ना सका। तुम तो अब वाकई ही खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत ये लफ्ज एक धमाके की तरह इसके दिमाग में फटा और वो सोचने लगी, कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा। क्या ये वाकई ही रफ़ी और इसकी आंखें बदल गई हैं, या खुद इसका अपना रंग बदल गया है, या फिर मेरी फूली हुई नाक गायब हो गई है, या मेरे होंठ किसी खूबसूरत लबों वाली से बदल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं तो खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती हूँ, आज मैं कैसे अचानक खूबसूरत हो गई। तभी रफ़ी ने इस सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चौंका दिया, आओ मेरे साथ सामने रेस्टोरेंट में चलकर कॉफ़ी पीते हैं। इसने प्यार से रोना का हाथ थाम लिया। तभी वो हर सोच को बुलाकर इसके हमरा चलते हुए खुद को शहजादी समझने लगी। रोना बचपन ही से बदसूरती की हसार में कैद थी। इस एहसास ने इसे अजियतनाक एहसास मरूम में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी, हता कि इसके अपने बहन भाई तक इसको बदसूरती का ताना देते थे। स्कूल में लड़कियां इसकी बदसूरती पर तरस खाती, कुछ हकारत से देखती। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई। लड़कों ने इसकी शक्ल पर आवाजें कसी और बेवकूफ भी समझा। ये हकारतें और नाकामियां, ये दिल आजारियां इसकी बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर कॉलेज छोड़कर इसने मुलाजमत कर ली, क्योंकि इससे ऐसे में शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छी अच्छी सूरतों वाली मलकाई अभी तक बरक्यास में बैठी सूख रही थी। फिर इसकी क्या औकात थी। इसने समझ लिया कि तन्हाई में ही आफियत है। मगर फिर वो अकेले रह रहकर भी उकता गई और तन्हाइयां इसके लिए बबुल का दरख्त बन गई, जिसमें कांटे तो भरे थे मगर छाँव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मुंतजिर थी कि आज सड़क के किनारे रफ़ी ने देखा और पुकार लिया। ना सिर्फ पुकारा बल्कि इसका हाथ पकड़ लिया और बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ती चली गई। उन्होंने बहुत खुशगवार माहौल में बातें की। वो दूसरे रोज मिलने का वादा करके चला गया। इसने अगले दिन रोना को फोन करके मिलने को कहा। फिर ये मुलाकातें बढ़ती चली गईं। इसके लिए ये मुलाकातें खुशगवार एहसास के साथ एक मायमा भी थी। वो हैरान थी कि रफ़ी जैसा खूबरू शख्स, जो सोफिया की मौजूदगी में आंख उठाकर उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था, अब क्यों कर इसकी बदसूरती को अहमियत ना देते हुए अचानक जिंदगी के 35वें साल में कदम रखती रोना पर आशिक हो गया। वो इससे रोज इसरार करके मिलता और बहुत प्यार से बातें करता। एक रोज डरते डरते रोना ने बिलाकर रफ़ी से दिल की बात कह डाली, तुम्हें मुझ में ऐसी क्या दिलकशी नजर आने लगी कि बेख्तियार मेरी जानिब खींचे चले जाते। वो तुम्हारी इतनी खूबसूरत महबूबा दिलनवाज सोफिया कहाँ चली गई। ये सुनकर रफ़ी पहले हंसा, फिर बोला, अक्लमंद खतून, खूबसूरती से चोट खाया हुआ इंसान ही तो बदसूरती में पनाह ढूंढता है। कम से कम बदसूरती बेवफा तो नहीं होती। तभी रोना ने इसको गनीमत जाना और समझी कि वफा शारी बदसूरती ही की मेरास है, और वो खलूस के साथ इसकी जानिब कदम बढ़ने लगी। इसको हालात के बदल जाने पर यकीन नहीं आता। वो तो इस वक्त को एक आर्जी हसीन ख्वाब समझ रही थी। तभी ही एक दिन इसने रफ़ी से शादी का तज़किरा कर दिया। जवाब में गैर मुतवक्का ऐसा बाएतमाद और मस्बत अंदाज मिला कि वो हैरान रह गई। इस खुशी की तो इसे तवक्का ही न थी। अब वो इसकी ज़िंदगी में भी बहार के कदमों की चाप सुनाई देने लगी थी। वो अपने घर की आराइश के मुतल्लिक सोचने लगी। इसने अपनी बरसों की जमा पूंजी घर की अशिया खरीदने पर सरफ कर दी और अपने उजड़े पिजड़े घर को संवारने लगी। खुद को भी नक्श से दुरुस्त रखने लगी। ब्यूटी पार्लर से बालों को अंदाज में तराशा, जदीद फैशन के खूबसूरत मलबूसात खरीदे। रफ़ी ने इसकी बन ठटक देख कर इसे शादी का प्रपोजल दिया तो रोना खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ बैठी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ, कार्ड छप गए और फिर दोनों के दोस्त अहबाब में तकसीम हो गए। हर शख्स हैरान था कि ये कैसा जोड़ है, कहाँ हसीनो जमील रफ़ी और कहाँ ये बेचारी 35 बरस की बदशक्ल नाक वाली रोना। मगर ये अपनी अपनी पसंद की बात है कि हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, जो जैसे चाहे पसंद कर ले। ये सब खेल भी खुदा की कुदरत के ही होते हैं कि कौन किसका जोड़ा बनता है, और जोड़े तो सुना के आसमानों पर बनते हैं। बहरहाल जिसने भी सुना कि रफ़ी और रोना का रिश्ता इज़्दिवाज में मुंतकिल होने जा रहे हैं, तो वो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। मगर यकीन तो करना था कि शादी के कार्ड आंखों के सामने थे और हकीकत आया थी। एक कार्ड रफ़ी ने अपनी रूठी हुई महबूबा को भी बेचा और वो जिस
رد عمل کا مطمئن تھا وہی ہوا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ صوفیہ آگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ کسی اور لڑکی کے نام کے ساتھ اس کا نام برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ بھی رونا جیسی بدصورت کے ساتھ۔ یہ تو اس کے حسن اور محبت کی سراسر توہین تھی۔ رفیع جانتا تھا کہ کارڈ ملتے ہی وہ ساری نخوت چھوڑ کر آ جائے گی۔ صوفیہ کی صورت اتری ہوئی تھی، روتے روتے اس کی آنکھیں سوج گئی۔ غم سے اس کا برا حال تھا، جیسے ہی ابھی جان سے چلی گئی۔ رفیع بھی اس سے محبت کرتا تھا، اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنی طرف موڑ لانے کا اور کوئی طریقہ بھی نہ تھا۔ تبھی اس نے یہ تڑپ کا پتہ کھیلا تھا۔ صوفیہ کو اذیت میں دیکھ کر رفیع کا دل بھی تڑپ گیا۔ گلے شکوے ہی ہوئے، پھر رونا کا وہ وجود دودھ میں سے مکھی کی طرح ان کے درمیان سے نکال پھینکا۔ اگلے روز اخبار میں اشتہار آ گیا کہ چند ناگزیر وجود کے سبب رفیع اور رونا کی شادی منسوخ ہو گئی ہے۔ کارڈ بھی منسوخی کے اشتہار میں سب چھپا ہوا، لکھا تھا کہ ہم دعوت کی منسوخی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ صبح صبح جب رونا نے اخبار میں شادی کی منسوخی کا اشتہار دیکھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے دفتر جا کر رفیع کو فون کیا۔ یہ سب کیا ہے رفیع؟ ڈیئر رونا، جو کچھ میں کھو چکا تھا تمہاری وجہ سے مجھے دوبارہ مل گیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میری طرف سے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں بے باس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ امید ہے کہ تم اتنی عظیم اور اعلیٰ ظرف ضرور ہوگی کہ مجھ کو معاف کر دو گی۔ یقین کرو، میں تمہاری سہیلی کی وجہ سے بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ ہم دونوں تو خوشیوں بھرے رستے پر گمزن ہو جائیں اور وہ موت کی راہ کے مسافر ہو جائے۔ ہم دونوں اس کے دوست ہیں، تبھی اس کی زندگی بھی پیاری ہے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، خدا را رونا، ہم کو معاف کر دینا۔ رفیع نے جواب دیا۔ فون رونا کے ہاتھ سے گر پڑا، اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اسے کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق کر سکتا ہے۔ وہ پریشان نہیں دم خود رہ گئی۔ اسے اپنی اس قدر توہین محسوس ہوئی کہ وہ اس اذیت کو سہ نہ سکی۔ شام کو اس نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی معدے میں اڈھیل لی۔ پڑوسی اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کی پڑوسن کسی کام سے اس کے گھر آئی تو رونا کو فرش پر پڑے بے سدھ پایا۔ اس کے شوہر نے پولیس کو فون کیا اور اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ یہ تھی ہماری ہم جماعت اور سہیلی کی مختصر سی کہانی، جو آج تک میرے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔